वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द रूल बुक। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक स्पेशल सेशन CCS लीव ट्रैवल कंसेशन रूल्स 1988 के ऊपर। भाई, घूमना फिरना किसको अच्छा नहीं लगता। सरकारी कर्मचारियों को तो स्पेशली जब उन्हें लगे कि अब वर्कलोड ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा रिलैक्स किया जाए, घूमने फिरने का मन हो तो LTC ज़रूर ले लिया जाए। तो LTC के क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको जानेंगे इस स्पेशल सेशन में। क्योंकि ये चैप्टर लंबा है इसीलिए एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, लेकिन इसके स्टार्टिंग और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। शोर टाइटल एंड कमेंसमेंट। These rules may be called the Central Civil Services Leave Travel Concession Rules 1988। ये इन रूल का नाम है जो 1988 में लागू हुए थे। शॉर्ट में बोलेंगे CCS LTC रूल्स 1988। They shall come into force on the date of their publication in the official gazette। ये उस डेट को प्रभावी होंगे जिस डेट को ये प्रकाशित हो जाएंगे ऑफिशियल गैजेट में, और ये प्रभावी हुए थे 21 मई 1988 को, यानी इस दिन ये ऑफिशियल गैजेट में प्रकाशित हो चुके थे। अब देखेंगे कि CCS LTC रूल्स 1988 किन कर्मचारियों के ऊपर लागू होते हैं, कौन कौन से कर्मचारी हैं, किन डिपार्टमेंट्स के हैं जिनके ऊपर ये प्रभावी होते हैं। पहला है हु आर अपॉइंटेड टू सिविल सर्विसेज एंड पोस्ट्स इंक्लूडिंग सिविलियन गवर्नमेंट पोस्ट्स इन द डिफेंस सर्विसेज इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन। इसमें वे सभी केंद्र सरकार के कर्मचारी शामिल होते हैं जो सिविलियन पोस्ट पर होते हैं, और सिविलियन पोस्ट में वो कर्मचारी भी आते हैं जो भले ही हैं तो डिफेंस सर्विस में, लेकिन वहाँ पर भी वो सिविलियन गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, यानी कि आर्म्ड फोर्स में होकर भी वो सिविलियन पोस्ट पर कार्य करते हैं। जैसे कुछ क्लैरिकल पोस्ट होती हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट होती हैं जिन्हें सिविलियन पोस्ट में काउंट किया जाता है। तो यहाँ पर दो पॉइंट बनते हैं। पहला, सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो सिविल डिपार्टमेंट्स में हैं, और दूसरा डिफेंस सर्विस के भी वे कर्मचारी जो सिविलियन पोस्ट के ऊपर कार्यरत हैं। दूसरा पॉइंट है हु आर एम्प्लॉयड अंडर ए स्टेट गवर्नमेंट एंड हु आर ऑन डेपुटेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि राज्य सरकार में कार्यरत कर्मचारी है और अभी वर्तमान में वो डेपुटेशन पर कार्य कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, तो उसके ऊपर भी ये रूल सेम रूप से प्रभावी होंगे। हु आर अपॉइंटेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, जो संविदा आधार पर नियुक्ति प्राप्त करते हैं। देखिए, ये पॉइंट कई बार आप लोगों के मन में संदेह पैदा कर देता है। हम सोचते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ को तो कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ पर स्पेशली मेंशन है जो संविदा आधार पर नियुक्त होते हैं वे भी LTC के पात्र होते हैं। फोर्थ है हु आर री एम्प्लॉयड आफ्टर देयर रिटायरमेंट, ऐसे कर्मचारी जो एक बार रिटायरमेंट लेने के बाद में दोबारा से नौकरी पर लग जाते हैं, वे भी LTC के पात्र होते हैं। अब आया है कि वे कर्मचारी जिनके ऊपर ये नियम लागू नहीं होते वे किन किन डिपार्टमेंट्स के हो सकते हैं, किस टाइप की उनकी अपॉइंटमेंट्स हो सकती हैं। पहला है गवर्नमेंट सर्वेंट्स नॉट इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट, यानी कि ये वे कर्मचारी होते हैं जिन्हें जब ज़रूरत होती है तो लगा लिया जाता है फिर हटा देते हैं। जैसे कि कोई इम्पोर्टेंट काम आया या वर्कलोड बना तो 2 महीने के लिए 3 महीने के लिए अपॉइंटमेंट दिया फिर हटा दिया, 4-5 महीने के बाद फिर वर्कलोड बढ़ा फिर अपॉइंटमेंट दिया फिर हटा दिया। इन्हें बोला जाता है होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में नहीं होने वाले कर्मचारी, यानी कि ये पूरे टाइम कार्यरत नहीं रहते, जब ज़रूरत होती है तो इनको बुलाया जाता है फिर हटा दिया जाता है। दूसरा है पर्सन्स इन कैजुअल एंड डेली रेटेड एम्प्लॉयमेंट, वे कर्मचारी
जो कैजुअल टाइप से एम्प्लॉयमेंट में आते हैं, कैजुअल टाइप का मतलब है जब इमरजेंसी होती है तो उनको पर डे के हिसाब से सैलरी दे करके बुलाया जाता है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, कैजुअल का मतलब ये नहीं है कि सामान्यतः है, यहाँ पर ये मीनिंग है कि जब इमरजेंसी होगी तो उनको पर डे की सैलरी के हिसाब से बुलाया जाएगा। अब 2 दिन की ज़रूरत है तो 2 दिन के लिए बुलाएंगे, 7 दिन की ज़रूरत है तो 7 दिन के लिए बुलाएंगे और सैलरी देंगे और फिर उनका काम ख़त्म। थर्ड पॉइंट है पर्सन्स पेड फ्रॉम कंटिजेंसीज, जिनको की पेमेंट ही अपनी सैलरी ही कंटिजेंसी से प्राप्त होती है, उनके ऊपर भी ये रूल प्रभावी नहीं होते हैं। रेलवे सर्वेंट्स, रेलवे डिपार्टमेंट में कार्य करने वाले सभी कर्मचारियों को रेलवे पास मिलता है, इसीलिए उनको एलटीसी जहाँ जहाँ पर जो हर साल का लागू होने वाला है वो उनको एलटीसी नहीं मिलता है, क्योंकि वो रेलवे पास के ऊपर ट्रैवल करते हैं। मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर पर अलग ही रूल लागू होते हैं, इसलिए ये सिविलियन रूल उनके ऊपर लागू नहीं होते। लोकल रिक्रूट्स इन इंडियन मिशंस अब्रॉड, जैसे हमारे देश की एम्बेसीज हैं अदर कंट्रीज़ में, तो वही जिस देश में हमारी एम्बेसी होगी वहीं के कुछ लोकल लोगों को वहाँ की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लगाया जाता है। तो उन लोगों के ऊपर भी जो वहाँ के लोकल्स हैं और इंडियन एम्बेसीज में ही उनको लगाया गया, तो उनके ऊपर भी एलटीसी रूल लागू नहीं होते। persons eligible to any other form of travel concession available during leave or otherwise, या कोई ऐसे कर्मचारी हैं जो कहीं और से किसी अन्य टाइप का ट्रैवल कंसेशन ले लेते हैं, उनके ऊपर भी एलटीसी रूल्स प्रभावी नहीं होते हैं। तो ये 7 टाइप हमने जाने हैं जिनके ऊपर ये रूल लागू नहीं होंगे। कंडीशंस ऑफ एलटीसी, अब एलटीसी लेने से पहले सरकारी कर्मचारी को किन किन कंडीशंस का पालन करना होगा तब जा कर के उसको एलटीसी मिलेगी, चलिए जानते हैं। पहली कंडीशन है एलटीसी शैल बी एडमिसिबल ऑन कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर्स कॉन्टिन्यूस सर्विस अंडर द गवर्नमेंट, यानी कि एलटीसी कोई कर्मचारी तभी ले सकता है जब केंद्र सरकार के अधीन उसका 1 साल की सर्विस कंप्लीट हो चुकी हो। अपॉइंटमेंट लेने से बाद 1 साल की जॉब वो कर चुका हो, ये नहीं है कि नियुक्ति हुई और 1 महीने बाद ही बोला कि मुझे एलटीसी लेनी है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। कम से कम जब वो अपनी 1 साल की जॉब पूरी कर चुका होगा, रेगुलर सर्विस हो चुकी होगी, वो भी कॉन्टिन्यूअस, आपको सारे शब्दों पर ध्यान देना है, यहाँ पर लिखा है 1 ईयर्स कॉन्टिन्यूअस सर्विस, तब जा कर के वो एलटीसी का हकदार होता है। दूसरी कंडीशन क्या है, इट इज सर्टिफाइड बाय द एप्रोप्रिएट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी दैट द एम्प्लॉय कंसर्न्ड इज लाइकली टू कंटिन्यू to serve under the central government for a period of at least 2 years in the case of LTC to hometown and at least 4 years in the case of LTC to any place in India to be reckoned from the date of his joining the post under the central government। देखो पिछली स्लाइड में हमने जो जाना था कि वो हकदार तभी होगा जब कम से कम 1 साल की कॉन्टिन्यूस सर्विस कंप्लीट कर चुका होगा। यहाँ पर उसी रूल को थोड़ा इलेबोरेट किया गया है। क्या बताया गया है कि अगर वो अपने होम टाउन की एलटीसी ले लेता है तो उसके ऊपर ये कंडीशन भी लागू होगी कि वो कम से कम 2 साल की अपनी जॉब पूरी करेगा, और अगर वो ऑल इंडिया की एलटीसी लेता है तो वो कम से कम 4 साल की अपनी जॉब को पूरी करेगा, तब जा कर के वो एलटीसी का हकदार होगा। और ये 2 साल या 4 साल उसकी जॉइनिंग डेट से ही स्टार्ट कर दिए जाएंगे। अब समझोगे क्या अंतर है पहली वाली स्लाइड में और इस स्लाइड में। पहली स्लाइड में ये था कि कम से कम 1 साल पूरा हो जाए। दूसरी कंडीशन अब यहाँ पर क्या लागू हो जाती है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो 1 साल सर्विस कंप्लीट हुई,
अगले महीने में ही उसने एलटीसी ले ली और फिर जॉब छोड़ दी। नहीं, उसे 1 साल के बाद जो एलटीसी मिली है, एलटीसी से वापस आने के बाद भी अगर उसने होम टाउन एलटीसी ली है तो उसे 1 साल सर्विस और करनी पड़ेगी, यानी उसे 2 साल की सर्विस दिखानी पड़ेगी। क्योंकि जो एलटीसी मिलती है वो होम टाउन एलटीसी मिलती है 2 ईयर ब्लॉक में एक बार, और ऑल इंडिया एलटीसी मिलती है 4 साल के ब्लॉक ईयर में एक बार। इसी तरह अगर वो ऑल इंडिया एलटीसी पर जाता है, मानो पहला साल कंप्लीट होते ही वो एलटीसी ले लिया उसने ऑल इंडिया एलटीसी, तो उसे वापस आने के बाद कम से कम 3 साल और सर्विस करनी पड़ेगी, यानी 4 साल की सर्विस उसकी पूरी हो जानी चाहिए। तब जा कर के उसको 1 साल का जो उसने लिया है ऑल इंडिया एलटीसी वो उसका लागू होगा। अगर वो 4 साल सर्विस पूरी करने से पहले ही क्विट कर जाता है तो हो सकता है उसे सरकार को रिकवरी देनी पड़ जाए। थर्ड कंडीशन क्या कहती है? इन द केस ऑफ ऑफिसर्स अपॉइंटेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, वो कर्मचारी जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे संविदा के आधार पर नियुक्त किए जाते हैं, वेयर द इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट इज़ फॉर 1 ईयर, जहाँ पर पहली बार जब वो नियुक्त होते हैं तो उनको कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का दिया जाता है, बट इज़ लेटर एक्सटेंडेड, लेकिन बाद में उसको बढ़ा दिया जाता है उनके कॉन्ट्रैक्ट को। द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विल बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर द पर्पस ऑफ एलटीसी। तो जो उनका बढ़ा दिया गया वो वाला और जो पहले 1 साल का मिला था वो वाला, दोनों को मिला कर के उनका टाइम पीरियड काउंट किया जाएगा एलटीसी देने के लिए। अब ये नहीं देखा जाएगा कि वो तो 1 साल का ही उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला था तो उसको एलटीसी नहीं मिलेगा। अगर उसको अगली बार फिर 1 साल का मिल गया, अगली बार फिर 1 साल का मिल गया, यानी कॉन्ट्रैक्ट जितनी बार भी उसका बढ़ा हो उसको टोटल ड्यूरेशन जितना हो गया बढ़ के भी उसको शामिल करके एलटीसी के पर्पज़ के लिए काउंट किया जाएगा। फोर्थ कंडीशन क्या कहती है? पर्सन्स री एम्प्लॉयड इमीडिएटली आफ्टर रिटायरमेंट विदाउट एनी ब्रेक, वो कर्मचारी जो रिटायरमेंट हुए और उसके नेक्स्ट डे से ही दोबारा से री एम्प्लॉय हो गए, यानी दोबारा से जॉब लग गए जस्ट ऑन द नेक्स्ट डे विदाउट एनी ब्रेक, यानी उनकी पहले वाली जॉब और री एम्प्लॉयमेंट वाली जॉब में कोई भी गैप नहीं हुआ, ब्रेक नहीं हुआ। द पीरियड ऑफ री एम्प्लॉयड सर्विस विल बी ट्रीटेड एज कॉन्टिन्यूअस विद द प्रीवियस सर्विस फॉर द पर्पज ऑफ एलटीसी। तो एलटीसी के लिए उसकी पहले वाली जॉब और उसकी वर्तमान जॉब जो री एम्प्लॉयमेंट वाली है उन दोनों को कॉन्टिन्यूअस माना जाएगा, अलग अलग काउंट नहीं किया जाएगा, उनको कंटिन्यूअस ही काउंट किया जाएगा। एंड द कंसेशन अलाउड फॉर द री एम्प्लॉयमेंट पीरियड प्रोवाइडेड दैट the LTC would have been admissible to re-employed officer had he not retired but had continued as serving officer। तो जिस प्रकार से उसको LTC मिलेगी तो ये माना जाएगा कि वो रिटायर हुआ ही नहीं, वो तो लगातार अपनी नौकरी कर रहा है, यानी कोई गैप नहीं दिखाया जाएगा। पहले वाली सर्विस का 1 साल, इस वाली सर्विस के 3 साल, वो सब आपस में ऐड होंगे वट एवर द केस इज़, उसको अलग अलग काउंट नहीं किया जाएगा। इसमें हम बार बार पढ़ रहे हैं ए प्लेस इन इंडिया, कई जगह लिखा आएगा एनी प्लेस इन इंडिया, कि जब एलटीसी पर जाएगा तो वो इंडिया में कोई भी प्लेस हो सकता है ऑल इंडिया एलटीसी में। तो ऑल इंडिया एलटीसी में वो जो प्लेस है इंडिया में उसका मतलब क्या है? ए प्लेस इन इंडिया विल कवर एनी प्लेस विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया वेदर इट इज़ ऑन द मेन लैंड इंडिया और ओवरसीज। देखो इसमें इंडिया का वो हिस्सा शामिल होगा चाहे जो हमारा ज़मीनी हिस्सा है या फिर वो हमारा समुद्री हिस्सा है। समुद्री हिस्सा का मतलब है जैसे समुद्र में हमारे कुछ भाग हैं जैसे अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप,
वो सब भी एलटीसी के तहत कवर होते हैं। एलटीसी में वहाँ पर सरकारी कर्मचारी जा सकते हैं। अब ये किन किन पर प्रभावी होता है? सरकारी कर्मचारी की फैमिली में कौन कौन इसके अंदर कवर होते हैं? द लीव ट्रैवल कंसेशन विल कवर द गवर्नमेंट सर्वेंट हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली। यानी कि एलटीसी कंसेशन सरकारी कर्मचारी खुद अपने लिए और अपने परिवार के सदस्यों के लिए ले सकता है। अब उसके परिवार के सदस्य में कौन कौन आएंगे एलटीसी के लिए, वो जानेंगे आगे की स्लाइड में। फैमिली का मीनिंग क्या है? द गवर्नमेंट सर्वेंट्स वाइफ और हस्बैंड एज द केस में बी। सबसे पहला पॉइंट है कि सरकारी कर्मचारी की पत्नी या पति, मतलब यहाँ पर अगर कोई फीमेल सरकारी कर्मचारी है तो उसका पति होगा, और अगर कोई मेल सरकारी कर्मचारी है तो उसकी पत्नी होगी। वो दोनों ही उसके फैमिली में आएंगे। यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ को भले ही वट एवर द केस दोनों में से कोई भी जॉब हो, एलटीसी के लिए दोनों को एक यूनिट काउंट किया जाता है। आगे देखते हैं। 2 सर्वाइविंग अनमैरिड चिल्ड्रन, उनके 2 जीवित अविवाहित बच्चे, एंड स्टेप चिल्ड्रन होली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट। और अगर 2 सर्वाइविंग अनमैरिड बच्चे नहीं हैं तो हो सकता है 2 स्टेप चिल्ड्रन हो जो पूरी तरह से उनके ऊपर डिपेंडेंट हों। ये डिपेंडेंट वाली बात जो पहले वाले 2 सर्वाइविंग अनमैरिड चिल्ड्रन थे उनके ऊपर भी लागू होती है। यानी कि वो उनके ऊपर, अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होने चाहिए, irrespective of whether they are residing with the government servant or not। यहाँ पर ये बात भी ध्यान रखने वाली है कि स्पाउस और 2 सर्वाइविंग अनमैरिड डिपेंडेंट बच्चे भले ही वो सरकारी कर्मचारी के साथ रह रहे हों या उससे अलग रह रहे हों। अलग रहने का मतलब है कि हो सकता है जहाँ पर सरकारी कर्मचारी का हेड क्वार्टर हो वहाँ पर उसे रहने की जगह नहीं मिली हो सकता है इसका परिवार कहीं और रह रहा हो, तो चाहे वो उसके साथ में हो या उससे अलग रह रहे हों, वे भी एलटीसी के लिए फैमिली की टर्म्स में कवर होते हैं, वे एलटीसी के हकदार हैं। आपको यहाँ पर मेन लाइन ये आखिर वाली ध्यान रखनी है। जब भी एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन बनता है तो यहाँ से पॉइंट ज़रूर फंस जाता है और यहाँ पर वो घुमा कर क्या देता है कि क्या ये ज़रूरी है कि उसके स्पाउस और ये जो 2 सर्वाइविंग अनमैरिड चिल्ड्रन हैं जो उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं वो उसके साथ में ही रह रहे हों। लेकिन इस रूल में ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, वे चाहे साथ में रह रहे हों या साथ में नहीं रह रहे हों, वे फिर भी एलटीसी के हकदार हैं। मैरिड डॉटर्स हु हैव बीन डाइवोर्स्ड, अबैंडन्ड और सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स, उनकी विवाहित बेटियां जो कि या तो उनका डाइवोर्स हो चुका है या उनको छोड़ दिया गया है या वे अपने हस्बैंड से अलग रह रही हैं। एंड विडोड डॉटर्स, या वो बेटियां जो विडो हो चुकी हैं, विधवा हो चुकी हैं। एंड आर रिजाइडिंग विद द गवर्नमेंट सर्वेंट। अब ये जो दोनों ही केस थे, भले ही चाहे वो विधवा हुई हों या उनका तलाक हुआ हो, उन्हें छोड़ दिया गया हो या वे अपने हस्बैंड से अलग रह रही हों, इन सभी मामलों में अगर गवर्नमेंट सर्वेंट की डॉटर अपने जो पापा हैं या मम्मी हैं, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, उनके साथ में रह रही है, एंड आर होली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट, और वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट सर्वेंट के ऊपर ही डिपेंडेंट है, निर्भर करती है, तो वो भी फैमिली के अंदर आएगी। पेरेंट्स और स्टेप मदर रिसाइडिंग विद एंड होली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी कि कर्मचारी के माता पिता या फिर उसकी स्टेप मदर जो कि सरकारी कर्मचारी के साथ में ही रह रही है और उसी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो भी फैमिली टर्म्स में काउंट होते हैं। अनमैरिड माइनर ब्रदर्स as well as unmarried, divorced, abandoned, separated from their husband or widowed sisters residing with
एंड होली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट। यहाँ पर दो अलग अलग आ गए कि उस सरकारी कर्मचारी के भाई और बहन का मामला क्या होगा। भाई के लिए क्या लागू होता है कि वो सरकारी कर्मचारी से छोटा हो और अनमैरिड हो, और सिस्टर के लिए क्या लागू होता है कि या तो वो अनमैरिड हो, या फिर वो डाइवोर्स्ड हो, या उसको छोड़ दिया गया हो, या वो अपने हस्बैंड से अलग रहती हो, या फिर वो विडोड हो, विधुर हो, विधवा हो, और उस सरकारी कर्मचारी के साथ में रहती हो और उसी के ऊपर डिपेंडेंट हो। प्रोवाइडेड देयर पेरेंट्स आर आइदर नॉट अलाइव और आर themselves wholly डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट। यहाँ पर ये बात भी आपको याद रखनी है कि उस सरकारी कर्मचारी के भाई या बहन वो उसके ऊपर डिपेंडेंट तभी काउंट होंगे जब या तो उनके दोनों पेरेंट्स ही मर चुके हों, या फिर उनके पेरेंट्स खुद उस सरकारी कर्मचारी के ऊपर ही डिपेंडेंट हों। ऐसा नहीं हो सकता कि उस सरकारी कर्मचारी के माता पिता की इनकम अच्छी खासी है और वो दिखा रहे हैं कि उस सरकारी कर्मचारी के भाई बहन सरकारी कर्मचारी के ऊपर डिपेंडेंट हैं। नहीं, सरकारी कर्मचारी के अगर माता पिता की इनकम अच्छी है और वो खुद उस कर्मचारी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो अगर उस सरकारी कर्मचारी के भाई या बहन हैं वो सरकारी कर्मचारी के ऊपर डिपेंडेंट ना होके वो उनके माता पिता के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। नॉट इंक्लूडेड इन द फैमिली। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि किन किन को फैमिली में काउंट किया जाएगा। अब यहीं पर कोई पॉइंट फंस जाएगा क्वेश्चन बनाने के लिए कि कौन है वो जो फैमिली में काउंट नहीं होता है। चिल्ड्रन ऑफ डाइवोर्स्ड, अबैंडन्ड, सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड और विडोड सिस्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द टर्म फैमिली। यानी कि अगर उनकी बहनों की, सरकारी कर्मचारी की बहन है और वो बहन है वो या तो डाइवोर्स्ड है या छोड़ दिया गया है या अलग रहती है अपने हस्बैंड से या फिर वो विधवा है, तो वो खुद तो काउंट होगी अगर वो सरकारी कर्मचारी के साथ में रहती है और उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो तो आएगी फैमिली मेंबर में। लेकिन उस बहन के बच्चे जो हैं वो फैमिली में काउंट नहीं होंगे। ध्यान क्या रखना है, बहन तो काउंट होगी लेकिन उस बहन के बच्चे फैमिली मेंबर के रूप में काउंट नहीं होंगे। केसेस ऑफ मोर देन 2 चिल्ड्रन। अब कई बार ऐसा हो जाता है कि हो सकता है कर्मचारी के 2 से ज़्यादा बच्चे हों। वो किन कंडीशन में हो सकते हैं, जब उनके ऊपर एलटीसी रूल प्रभावी हो, यानी कि उनको एलटीसी का लाभ मिले। द रिस्ट्रिक्शन ऑफ ओनली 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन और स्टेप चिल्ड्रन नॉट बी एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ। आपको याद होगा कुछ स्लाइड पहले हमने पढ़ा था कि एलटीसी 2 सर्वाइविंग अनमैरिड चिल्ड्रन को मिलेगी, यानी कि 2 बच्चों को ही मिलेगी। अब 2 बच्चों वाला रूल जो है वो किन कर्मचारियों के ऊपर प्रभावी नहीं होगा, यानी ऐसे कौन से कर्मचारी हो सकते हैं जिनके 3 या 4 बच्चे हों तो उनको भी एलटीसी का फ़ायदा मिले सभी बच्चों के लिए। पहला क्या कहता है, दोज एम्प्लॉयज़ हु ऑलरेडी हैव मोर देन 2 चिल्ड्रन प्रायर टू द कमिंग इनटू फोर्स ऑफ दिस रिस्ट्रिक्शन। जिस दिन को, यानी 20 तारीख 10वां महीना 1997 को ये रिस्ट्रिक्शन लागू हुई थी 2 बच्चों वाली, उस रिस्ट्रिक्शन के लागू होने से पहले ही अगर किसी कर्मचारी के 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो उसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन प्रभावी नहीं होगा। भाई ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि जिस दिन को ये रूल प्रभावी हुआ, रूल का मतलब ये रिस्ट्रिक्शन प्रभावी हुई 2 बच्चों वाली, उससे पहले ही अगर किसी के 4 बच्चे हैं तो इसमें उसका क्या दोष है, वो तो चारों बच्चों के लिए एलिजिबल है एलटीसी लेने के लिए। दूसरा रूल क्या है, चिल्ड्रन बोर्न विद इन 1 ईयर ऑफ द कमिंग इनटू फोर्स ऑफ दिस रिस्ट्रिक्शन, यानी कि 20 अक्टूबर 1997 जिस दिन ये
रिस्ट्रिक्शन प्रभावी हुआ, उसके आने वाले 1 साल के अंदर यानी कि 20 अक्टूबर 1998 तक भी अगर किसी को तीसरा या चौथा बच्चा हुआ, वो भी एलटीसी के तहत कवर होगा। उसके ऊपर भी ये 2 बच्चों वाली कंडीशन लागू नहीं होती है। और जहाँ पर सबसे ज़्यादा सुटेबल पॉइंट बनता है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, वो है वेयर द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एक्सीड्स 2 एज ए रिजल्ट ऑफ सेकंड चाइल्ड बर्थ रिजल्टिंग इन मल्टीपल बर्थ्स। यानी कि किसी कर्मचारी का पहले एक बच्चा था, जब दूसरा बच्चा होना था तो वो जुड़वा हो गए। समझे आप? पहले एक बच्चा था, अब दूसरी बार में उसके जुड़वा हो गए, तो टोटल बच्चे हो गए उसके 3, और यहाँ पर दूसरे वाले जुड़वा हुए हैं, इसीलिए वो तीनों के तीनों ही एलटीसी के तहत कवर होंगे, क्योंकि वो जो तीसरा बच्चा बना वो दूसरी बार में जो मल्टीपल बर्थ हुआ उसके कारण हुआ है। यहाँ पर आपको याद ये रखना है, अगर पहली बार ही मल्टीपल बर्थ हो जाए तो 2 तो पहली बार ही हो गए, उसके बाद अगर एक बच्चा और होता है तो वो एलटीसी में कवर नहीं होगा। पहली बार में एक बच्चा हो, दूसरी बार में मल्टीपल बर्थ हो जाए यानी दूसरी बार में 2 हों, तो वो तीनों के तीनों एलटीसी के तहत कवर होंगे। केसेस ऑफ मोर देन वन वाइफ, अब क्या मामला होगा, कैसे कवर होगा अगर किसी एम्प्लॉय की एक से ज़्यादा वाइफ हैं। सरकारी रूल तो ये कहता है कि किसी की भी लीगली एक टाइम पर एक ही वाइफ होना चाहिए और एक ही हस्बैंड होना चाहिए। फिर भी देखते हैं ये रूल क्या कहता है। नॉट मोर देन वन वाइफ इज इंक्लूडेड इन द टर्म फैमिली फॉर द पर्पज ऑफ दीज रूल्स। इन नियमों के लिए किसी भी कर्मचारी की फैमिली में एक ही वाइफ यानी कि एक ही पत्नी को काउंट किया जाएगा। However, if a government servant has 2 legally wedded wives, यानी कि कोई कर्मचारी ऐसा है जिसकी कानूनी रूप से 2 पत्नियां हैं, एंड द सेकंड मैरिज इज विद द स्पेसिफिक परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट, और जो दूसरी शादी उसने की थी वो उसने सरकार से स्पेशल परमिशन लेकर के की थी। पहले ही पूछ लिया था कि भैया मेरी एक शादी हो चुकी है, एक पत्नी पहले से जीवित है और मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूँ, और सरकार से उसने नियमों के तहत परमिशन भी ले ली और सरकार ने उसको ये परमिशन दे भी दी। तो इस केस में द सेकेंड वाइफ शैल आल्सो बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ फैमिली, तो उसके लिए वो दूसरी पत्नी भी फैमिली की टर्म में कवर होगी, यानी उसे दोनों पत्नियों के लिए एलटीसी मिलेगा। इफ स्पाउस एंड चिल्ड्रन डू नॉट रिजाइड विद गवर्नमेंट सर्वेंट, वो कौन सा मामला, क्या कारण, किस टाइप से हैंडल होगा जब कर्मचारी के पति पत्नी में से कोई भी एक जो भी हो और उनके बच्चे जो उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं वो सरकारी कर्मचारी के साथ में नहीं रहते हैं। फॉर एग्जांपल, सरकारी कर्मचारी का हेडक्वार्टर ड्यूटी प्लेस है दिल्ली, उसके बच्चे रह रहे हैं चंडीगढ़, तो ऐसे मामलों में क्या होगा। दो इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द स्पाउस एंड द चिल्ड्रन टू रिसाइड विद द गवर्नमेंट सर्वेंट सो एज टू बी एलिजिबल फॉर द एलटीसी, ये जरूरी नहीं है कि सरकारी कर्मचारी की पति या पत्नी या उनके डिपेंडेंट बच्चे एलटीसी लेने के लिए उनके साथ में रह रहे हों, यानी कि उसके ड्यूटी प्लेस पे या उसके हेडक्वार्टर पर रह रहे हों, ऐसा कहीं पर भी मैंडेटरी जिक्र नहीं है इन नियमों में। द कंसेशन इन देयर केस शैल हाउ एवर बी रिस्ट्रिक्टेड टू द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। यहाँ पर क्या देखा जाएगा कि या तो उन्होंने जो एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल की है, जो भी हमने 2 एग्जाम्पल लिए थे कि सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी कर रहा है दिल्ली में और उसके पति पत्नी या जो भी उसके बच्चे हैं वो रिसाइड कर रहे हैं, वो रह रहे हैं चंडीगढ़ में। अब वो लोग घूमने जाते हैं मुंबई एलटीसी लेकर के, तो इस केस में क्या होगा, एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब उनकी फैमिली ने, जो उसकी पति या पत्नी थी,
और उनके बच्चे वो गए चंडीगढ़ से मुंबई। दूसरा पॉइंट क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द हेडक्वार्टर और प्लेस ऑफ पोस्टिंग ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट एंड द होम टाउन और प्लेस ऑफ विजिट विच एवर इज लेस। अब देखो, या फिर वो घूमने गए चंडीगढ़ से मुंबई और उसका ड्यूटी हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली, तो हम दोनों की डिस्टेंस काउंट करेंगे। हम देखेंगे कि किसकी डिस्टेंस कम है, क्या ड्यूटी प्लेस से जहाँ पर वो घूमने गए वहाँ की डिस्टेंस कम है, जैसे कि दिल्ली से मुंबई की डिस्टेंस, या फिर जहाँ से उन्होंने एक्चुअली ट्रैवल किया जैसे कि चंडीगढ़ से मुंबई। तो दोनों में से जो भी कम डिस्टेंस होगी उसको एलटीसी के लिए काउंट किया जाएगा। समझे आप? एक बार दोबारा देखते हैं। कोई फैमिली रह रही है अंबाला में और उनके हस्बैंड जॉब कर रहे हैं चंडीगढ़ में। अब वो घूमने जा रहे हैं केरला। ड्यूटी हेडक्वार्टर कहाँ पे है, चंडीगढ़। फैमिली रिजाइड कर रही है अंबाला में। तो दोनों जगह से, क्योंकि वो अंबाला में रह रहे हैं तो एक्चुअली वो तो अंबाला से ही ट्रैवल करके जाएंगे केरला के लिए, तो अंबाला से केरला की डिस्टेंस मापी जाएगी। और दूसरे पॉइंट पर जहाँ पर उस सरकारी कर्मचारी का हेडक्वार्टर है, ड्यूटी प्लेस है, यानी कि चंडीगढ़ से अंबाला, वहाँ की डिस्टेंस मापी जाएगी। और दोनों में से जो भी डिस्टेंस कम होगा उसी डिस्टेंस को एलटीसी के लिए सूटेबल माना जाएगा। सरकार कभी भी ज़्यादा नहीं देती है। जब देने का मामला होगा तो कम से कम माना जाएगा, और जब सरकार लेगी, जब लेने का मामला होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना मैक्सिमम अमाउंट कहाँ से कवर किया जा सकता है। सरकार बड़ी चालबाज रहती है इन मामलों में। अब डिपेंडेंट कौन होगा, बार बार हमने पढ़ा है डिपेंडेंट डिपेंडेंट, बच्चे डिपेंडेंट, उसके माता पिता डिपेंडेंट, भाई बहन डिपेंडेंट। अब डिपेंडेंट का क्या मामला है? ए मेंबर ऑफ द फैमिली हुज इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज इंक्लूडिंग पेंशन, टेम्परेरी इंक्रीज इन पेंशन, यानी कि फैमिली का कोई भी सदस्य जिसकी इनकम अपने सभी सोर्सेज से, चाहे उसमें पेंशन भी हो या पेंशन में बढ़ोतरी भी हो, वो सब मिला करके, बट एक्सक्लूडिंग डियरनेस रिलीफ ऑन पेंशन और स्टाइफंड, लेकिन उस पेंशन में भी डियरनेस रिलीफ शामिल नहीं होगा और कोई स्टाइफंड भी उसमें शामिल नहीं होगा। इस सब को हटा करके बाकी सारे सोर्सेज से उसकी मंथली इनकम डज नॉट एक्सीड रेस 9,000 पर मंथ, 9,000 पर महीने से ज़्यादा उसकी इनकम नहीं होनी चाहिए। इज़ डीम्ड टू बी होली डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट सर्वेंट, तभी उसको सरकारी कर्मचारी के ऊपर डिपेंडेंट माना जाएगा। ये सरकारी कर्मचारी के माता पिता, भाई बहन और बच्चे सबके ऊपर ही ये कंडीशन लागू होती है कि उनकी इंडिविजुअल इनकम 9,000 प्रति मंथ से कम ही होनी चाहिए, तभी वो डिपेंडेंट माने जाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आज का सेशन ख़त्म होता है। अगले सेशन में इन्हीं रूल्स को आगे पढ़ेंगे जो बच गए हैं, क्योंकि वीडियो और भी लेंथी हो जाती है एक में ही कवर करने की कोशिश करते। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही इसी चैनल पर हमने CCS लीव रूल्स, जो छुट्टियों के नियम हैं, वो सारे हमने सेशन वाइज कवर कर रखे हैं, तो उनको भी आप ज़रूर देख लें। थैंक यू।